हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और मैथमेटिक्स की भी करते हैं, क्लास 11th और 12th मेनली। उसी सीरीज में हम लोग अभी क्लास 12 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स हैं स्पेस में, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये क्या होता है। और जो आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये कुछ, और हम लोग एक शायद न्यूमेरिकल भी देखेंगे, सॉल्व करके हम सीखेंगे। जो कंसेप्ट हम आज पढ़ाई करेंगे उसको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैनल को। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी अवश्य कीजिए, और यदि आपके पास हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखते हैं चीजों को। ओके, चलिए सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट अ पॉइंट ओ, यानी कि हमने एक पॉइंट ओ लिया यहाँ पे, और हमने मान लिया वहां पे कोई पॉइंट चार्ज है। हमने अभी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माना है, जिसको हमने प्लस क्यू से यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक, उसके बाद लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा, तो हमने पिछले के क्लासेस में देखा है कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज होगा तो अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो देखिए, अगर उन पॉइंट्स पे लेट्स से कि पॉइंट ए पे हम लोग कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं प्लस क्यू नॉट। तो ये जो चार्ज है हमारा प्लस क्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज हम लेकर के आते हैं, तो देखिए ये पॉइंट चार्ज प्लस चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज भी प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा ये क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा प्लस क्यू के द्वारा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी की तरफ में मूव करना है, तो और अगर फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है क्यू नॉट के ऊपर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि उस पे मूव करना है, तो इस पॉइंट चार्ज पे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा in moving the charge q naught from A to B, that will be uh, uh, so work done per unit charge will be the potential difference between A and B. ठीक है, मान लीजिए कोई वर्क डन है WAB, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज will be called the potential difference between points A and B, right? तो वही सारी बातें जो मैंने अभी कही वो मैंने यहाँ लिखा है कि इफ अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट
moves from point A to B, there will be some work WAB done in moving against the repulsive electrostatic force exerted on Q naught by Q. वही बात मैंने लिखा है कि यहाँ जो Q naught है आपका, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा एक F जो होगा, है ना, F Q के द्वारा जो लगाया जाएगा वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा। तो फोर्स लग रहा है इसको मूव कराने के लिए अवे फ्रॉम प्लस क्यू, बट ये एक्चुअली में मूव कर रहा है टुवर्ड्स प्लस क्यू। तो ऐसे केस में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा इस चार्ज के ऊपर। वही वर्क डन जो है मान लीजिए WAB है, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द ट्रेस चार्ज Q naught from point A to B. Let us denote it by WAB. So the quantity WAB by Q naught is called the potential difference between A and B. यही इसका definition, ठीक है। In particular, we have the expression V is equal to VB minus VA is equal to WAB by Q naught. इन टर्म्स से क्या मतलब है? V आप समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है किन दोनों पॉइंट्स के बीच में, B और A के। B पे कितना पोटेंशियल है और A पे कितना पोटेंशियल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है आपका V। तो VB जो होगा इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड VA क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इस फार्मूला से हमें मिलेगा। मतलब A से B की तरफ मूव करने के लिए कितना वर्क डन हुआ चार्ज Q naught पे। Work done per unit charge is the potential difference between the points A and B in the electric field. Therefore, अब definition मैंने आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। Therefore, the potential difference between 2 points in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive test charge from one point to the other against the electrostatic forces. ठीक है, यही बात हमने अभी कहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब कौन से 2 पॉइंट, अभी जो हमने A और B से डिनोट किया है बेसिकली, तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा है, जो प्लस Q चार्ज हमने प्लेस किया था और O पे, पॉइंट O पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वो जो Q naught है, अगर वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको मूव करने जब हम करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमने देखा है कि जब हम लोग डिफाइन जब कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो उस केस में हमने ये माना था कि जो चार्ज का मूवमेंट है इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे केस में हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया है, ठीक है। Sorry, the SI unit of potential difference is volt, right? Volt. अब देखिए वोल्ट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो उसका यूनिट भी कैसे डिफाइन होगा, न्यूमरेटर में जूल जो कि वर्क का यूनिट है और डिनोमिनेटर में कूलॉम जो कि चार्ज का यूनिट है, ठीक है। तो जूल पर कूलॉम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। और जूल की यूनिट भी आपको पता है, जूल क्या है, वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, इन सब चीजों की यूनिट है। तो जूल होता है जो वर्क डन होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो आपने ये सब क्लास 11 में पढ़ रखा है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि वोल्ट जो है एसआई यूनिट है, उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल पर कूलॉम में भी और इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर पर कूलॉम में भी। दैट्स व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to the other against the electrostatic force। अगेन वही बात है, वही है कि जो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे डिफाइन होगा। तो अब है कि हमने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट कब होगा, जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि +1 कूलॉम, उसको मूव करने में 2 पॉइंट्स के बीच में यदि 1 जूल की एनर्जी खर्च हो रही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है।
नाउ इफ इन द अबव एक्सप्रेशन जो वी वी माइनस वी ए वाला था, जो यहाँ लिखा भी है मैंने, v इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट। इफ वी पुट डब्ल्यू ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाला टर्म जो है इसको हमने अगर जीरो से इक्वेट कर जीरो मान लिया, देन वी हैव v इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो वी ए तो जीरो हो गया, तो v इज इक्वल टू वी बी रह गया इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो डब्ल्यू ए बी को हमने सीधा डब्ल्यू बोल दिया। कहने का मतलब हमने इन इफेक्ट यहाँ क्या किया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, यानी कि वी बी माइनस वी ए जो था, तो उसमें से वो वाला पॉइंट जहां से चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, है ना। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया, तो हमने क्या कहा कि जो चार्ज क्यू नॉट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी अप्लाई सॉरी वर्क डन जो होगा डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज is the potential difference between A and B, that means VB minus VA, that is electric potential at point B minus electric potential at point A। तो A से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A जो था हमारा VA, अगर हम उसको जीरो सेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा V B के बराबर, ठीक है। तो मतलब हमें एक पॉइंट का, यानी कि जो बी पॉइंट है उस पर कितना पोटेंशियल है ये मिल जाएगा। बट याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, वो हमेशा उस कंडीशन के लिए डिफाइन होता है कि हमने कहाँ पे पोटेंशियल का जीरो उसको मान लिया है, हमने कहाँ पे एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, उसके रिस्पेक्ट में ही किसी पर्टिकुलर और दूसरे पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो है, ज्यादा मतलब का टर्म जो है, दैट इज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ना कि पोटेंशियल, ठीक है। हम जब भी आगे भी चल के जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो वहां एज्यूम्ड रहेगा कि कहाँ पे हमने माना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो है, तो कहीं ना कहीं जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में इस फलाने वाले पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वही बात होगी। ऑल्दो कि हम हर बार मेंशन नहीं करेंगे, बस ये अंडरस्टूड रहेगा। लेकिन एनीवे तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो पॉइंट ए है वहां पे एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, उस केस में वी बी जो है पोटेंशियल एट बी वो इसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने वही बात यहाँ लिखी है कि इन द अबव वी हैव सेट पॉइंट ए टू बी फार अवे इन्फिनिटी, मतलब हमने यहाँ पे भी, और ये बात आप समझ लीजिए कि इन जनरल भी जब हम फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं उसमें एक कॉमन एक असम्पशन हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे बहुत दूर वाले पॉइंट किसी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो है, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी के पॉइंट्स पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यही हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, ए जो पॉइंट था हमारा जहां से चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, उस पॉइंट को हमने इनफाइनाइटली फार अवे मान लिया, मतलब मान लिया कि वो पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल को जीरो कर दिया है। वही लिखा है इन द अबव we have set point A to be far away, that means at infinity from Q, and defined the potential at infinity to be zero। ये हमारा कॉमन एक कन्वेंशन है, एक तरह से आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो बाय कन्वेंशन। तो उसके केस में हमें ये सारी चीजें मिली है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड as the amount of work done in moving a unique positive charge from infinity to that point against the electrostatic forces। देखिए यहाँ ऑल्दो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ भी एक्चुअली में बात पोटेंशियल डिफरेंस की ही है। बस अंतर यहाँ पे ये है कि जैसे पहले वाले केस में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने कहा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करने में कितना वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय द चार्ज, ये होता था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भी वही बात हो रही है, बट ये कि किस पॉइंट से मूव कर रहा है, किस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, उस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी मान लिया और उस पर कह दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो है। इसीलिए हम लोग जो दूसरा पॉइंट है जहां तक मूव किया, यहां से यहां तक मूव किया, तो जो दूसरा जहां तक मूव किया हमने बोला कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। वही बात है यहाँ पे, जब हमने ओरिजिन पॉइंट जो ओरिजिन नहीं मतलब
जहां से चार्ज मूव करना, जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो जहां से मूव करना शुरू किया उसको हमने कह दिया इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगा जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक आ रहे हैं। कौन सा पॉइंट? जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो इन्फिनिटी से, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे या कोई भी पॉइंट, मैं पॉइंट पी कह देता हूँ, ये पॉइंट पी है हमारा। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे है। यहाँ से एक टेस्ट चार्ज हम लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो +1 कूलम ये चार्ज लेंगे, ठीक है, +1 कूलम ये वाला चार्ज। एक मिनट, +1 कूलम लिखिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखिए। ओके, चलिए मैं +1 कूलम ही लिख देता हूँ। तो इस +1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक पॉइंट पी तक मूव करने में कितना वर्क डन इस पे होगा, ये वर्क डन वो होगा इस पॉइंट का, पॉइंट पी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन पर 1 कूलम, ये वाली चीज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। So, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिफरेंस होगा, सॉरी यूनिट होगा। Therefore, electric potential at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electrostatic forces। जैसे हमने जब कहा था कि दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, उसी तरह का डिफिनेशन ये भी है कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा जब किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल की एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। ओके, ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब चलिए हम लोग सबसे फंडामेंटल चीज जो है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण अपने सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है। ये पहले हमने देखा था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके पहले देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है वो दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अब हम लोग तीसरी चीज देख रहे हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे उसके कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज है। So now I have written कि consider a point charge plus Q at the origin। मान लीजिए origin पे पॉइंट O पे हमने एक पॉइंट चार्ज plus Q मान लिया। So by definition the electric potential due to plus Q at a point A, मान लीजिए पॉइंट A है, a distance R apart, मान लीजिए इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक, by definition the electric potential at point A due to plus Q is the work done in moving a unit positive test charge from charge Q naught from infinity to A। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस Q नॉट, तो उसको यहां से यहां तक आने में कितना वर्क डन होगा, है ना, दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q नॉट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये तो डेफिनेशन ही है, हमने अभी जस्ट देखा है, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि प्लस क्यू है ओरिजिन पे, है ना, हमें पता करना है पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये पॉइंट आर डिस्टेंस है ओ से, ठीक है, मतलब यानी कि आपके सोर्स चार्ज से प्लस क्यू से। तो इसके लिए क्या होगा, कंडीशन डेफिनेशन क्या है कि एक हम चार्ज टेस्ट चार्ज लेंगे प्लस क्यू नॉट और उसको इन्फिनिटी पे डाल देंगे और इन्फिनिटी से ए तक आने में कितना वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। यही डेफिनेशन है। तो चलिए इस पॉइंट, इस रूट पे हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसकी लंबाई dx है, जो कि बहुत छोटा लंबाई है, और ये dx जो है आपका x दूरी पे है, कहां से, ओरिजिन से। ये ओरिजिन से जो इसकी दूरी है वो x है, ठीक है। तो
इस छोटे से एलिमेंट में ये जो छोटा सा लेंथ है dx, इस एलिमेंट को कवर, और जो यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है प्लस क्यू नॉट, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क डन होगा। तो जब प्लस क्यू नॉट है उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए प्लस क्यू नॉट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और जबकि ये मूव कर रहा है इधर, dx का जो है यहाँ, तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल एफ डॉट dx, ये होगा, ठीक है, वर्क डन इन dx। सो dw जो होगा F डॉट dx होगा, ठीक है। तो F इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड्स है, और dx जो है यानी कि स्मॉल मूवमेंट जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, F और dx के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे F डॉट dx इज इक्वल टू F dx cos 180 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, cos 180 होता है -1, ठीक है। तो F डॉट dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F dx, F मल्टीप्लाइड बाई dx। तो वही सब बातें मैंने यहाँ लिखी हैं कि कंसीडर अ स्मॉल लेंथ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। वही बात कि स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल सेगमेंट हमने माना इस रूट पे, जब जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, जब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से a तक मूव कर रहा है, उस वाले रूट पे हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया जिसकी लेंथ dx है। तो उस dx को कवर करने में, dx डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क डन होगा, अगर हम लोग वो कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल रूट पे कितना वर्क डन होगा ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। सो आई हैव रिटन, कंसीडर अ स्मॉल लेंथ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम O along the path from infinity to A। वही बात मैंने लिखी है यहाँ पे। So the work done in moving the test charge by dx is dw is equal to f dot dx, है ना। Now f and dx are in opposite directions। अभी देखिए मैंने आपको समझाया भी है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये dx सेगमेंट अगर है तो dx यानी कि जो वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसलिए dx वेक्टर ये है। और आई मीन डिस्प्लेसमेंट, जो आपका वर्क डन होता है वो कितना होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है, dx वेक्टर, तो दैट इज लेफ्ट वर्ड्स, एंड फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इट इज टुवर्ड्स द राइट। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो f डॉट dx कितना हो जाएगा, f इंटू dx इंटू cos 180, cos 180 -1 होता है, तो यहाँ यही, therefore dw is equal to minus of f dx, ठीक है। So therefore the electrostatic force F, और F डॉट dx में F हमें पता करना है अभी, तो वो F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि जो सोर्स चार्ज है आपका Q, जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, वो टेस्ट चार्ज Q नॉट पे कितना अप्लाई कर रहा है। तो कूलॉम लॉ से हमें पता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ऑन Q नॉट बाई Q इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर। कैसे, यहाँ था ना, हाँ यहाँ पे वो टेस्ट चार्ज है, यही पे इस छोटे से सेगमेंट में हम कैलकुलेट अभी कर रहे हैं। एफ डी एक्स हमें मिला है माइनस एफ डी एक्स, जो डी डब्ल्यू होगा इस सेगमेंट में, तो उसमें हम लोग अभी एफ पता कर रहे हैं। एफ कितना है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ प्लस क्यू नॉट जो है, उस पर ये फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वो एफ है। तो अभी इस चार्ज प्लस क्यू नॉट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ओरिजिन से एक्स दूरी पे है ये, है ना, एक्स दूरी पे, और ओरिजिन पे पहला वाला चार्ज है, जिस चार्ज के कारण हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि ए पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसलिए ये प्लस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यानी कि क्यू नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो डिस्टेंस कितना है, x है, तो x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो वही चीजें मैंने यहाँ लिख दी है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx जो है, उसमें f की जगह अब हम लोग ये वाला जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो डाल देंगे। तो -1/4 पाई, और माइनस तो पहले से चल ही रहा है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इस छोटे से सेगमेंट में कितना वर्क डन हुआ,
ये हमने पता कर लिया। अब इस पूरे रूट को यहाँ से यहाँ तक को ऐसे कई सारे अनगिनत छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और हर सेगमेंट में कितना वर्क होगा उसको अगर हम ऐड करते जाएंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ है टोटल, है ना। तो वही काम इंटीग्रेशन करता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, तो देयरफॉर द टोटल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इन इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। और इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से मूव करके आर तक आ रहा है ना, यही है हमारा। तो हमने डी डब्ल्यू के लिए जो यहाँ अभी फाइंड आउट किया था, ये -1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ डाल दिया, है ना, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, उस लेंथ के जो रूट है उस पर होगा। तो कहाँ से शुरू हुआ था वर्क का होना, इन्फिनिटी पे जब था, तो इन्फिनिटी लोअर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की, और कहाँ तक आया, तो वो पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे है क्यू से, तो आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए माइनस ये 1/4πε0 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस तो वैसे भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और क्यू नॉट ये सब भी कांस्टेंट है। तो जितने कांस्टेंट है उसको हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर ले आते हैं, तो यहाँ हम ले आए, माइनस तो बाहर आएगा ही, और 1/4πε0 क्यू नॉट बाहर आ गया, बचा क्या इंटीग्रल के अंदर, 1/x² dx, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x⁻⁻2, और आपको पता है इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ x⁻n क्या होगा, तो x⁻n dx, जहां n -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और होगा। तो यहाँ n कितना है, -2 है, तो इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx कितना होता है, ये होता है आपका x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये इंटीग्रल होता है। तो n की वैल्यू आप -2 पुट करेंगे तो x⁻−2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, यानी कि x⁻−1 डिवाइडेड बाई -1। तो वही मैंने यहाँ कर दिया, x⁻−1, और -1 जो था वो मतलब माइनस था, उसको बाहर ले आया यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए प्लस आ गया, और 1/4πε0 क्यू नॉट, और x⁻−1 को 1/x लिख सकते हैं। अब ये वाला टर्म कैसे कैलकुलेट होता है, ये हो जाएगा आपका 1/r, x की वैल्यू r डालिए और फिर x की वैल्यू इन्फिनिटी डालिए और हो गया, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 1/r। तो देयरफॉर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू point A, where we want to calculate this electric potential, is 1/4πε0 q नॉट by r। ये वर्क डन हुआ। अब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, ये जो वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज को हम लोग मूव कर रहे थे, तो क्यू नॉट को मूव कर रहे थे। तो देयरफॉर V, that means the electric potential at that point is W by Q naught। तो therefore W कितना था, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर, ये इतना टर्म W है, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, 1/4πε0 क्यू बाई आर। यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, यानी कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल होगा वो ये इससे मिलेगा हमें। सो V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। कोई भी आप आर ले लेंगे, कितने सेम आर दूरी पे जब तक है तब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी। इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी स्फेरिकल सिमेट्री है। एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अब इसको सेंटर मानते हुए आप आर डिस्टेंस पे स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए, उस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ही होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड की बस बात हो रही है, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है पोटेंशियल, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू इतनी ही होगी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये बातें मैंने लिख भी दिया है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर एंड इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक।
अब बचता है हमारा लास्ट टॉपिक आज का कि हमने एक पॉइंट के कारण पता कर लिया कि आर्क डिस्टेंस में कितना होगा। अब मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, जैसे जैसे कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सो हमने कंसिडर किया, लिखा है मैंने, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, जिसमें कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 एंड सो ऑन अप टू Qn, मतलब n पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ डिनोट किया Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, ये पॉइंट चार्जेस है। और एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हर एक पॉइंट चार्ज की जो दूरी है वो दे रखी है। तो Q1 है, इससे R1, Q1 से P की दूरी R1 है, Q2 से P की दूरी R2 है, सिमिलरली Q3 से P की दूरी R3 है, और सिमिलरली अप टू Qn से P की दूरी Rn है। तो हमें पॉइंट P पे इन सारे चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करना है। हमने सिमिलर एक्सरसाइज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, है ना, वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दैट विल बी equal to the electric potential at this point due to Q1 plus the electric potential at the same point due to Q2 plus electric potential at the same point due to Q3 and so on up to the electric potential at the same point P due to Qn। वही बात मैंने यहाँ लिखी है, electric potential at P is V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on up to plus Vn, where V1 is the electric potential at point P due to point charge Q1, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1 है ना। देखिए इस पॉइंट R1, ये पॉइंट पे P पे Q1 के द्वारा कितना, Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस कितना है, R1 है। इसी तरह से V2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2। V3 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 by R3 एंड सो ऑन अप टू Vn कितना होगा, Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn by Rn। अब आप इन सब चीजों को जब सम ऐड करेंगे टुगेदर तो कितना हो जाएगा, इसको आप डिनोट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा यानी कि समेशन का सिंबल है ये Qi by Ri, वेयर I इज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इससे आप डिनोट कर सकते हैं। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि डायरेक्ट ये डिस्टेंस न दे करके, देखिए ये पॉइंट चार्जेस जहां पे हैं, जैसे ये पॉइंट चार्ज Q1 इस पॉइंट पे है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है, और पॉइंट P जो है इसका पोजीशन वेक्टर R है। सिमिलरली Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है, Qn का पोजीशन वेक्टर Rn है। तो दोनों जितने सारे पॉइंट चार्ज हैं उनका पोजीशन वेक्टर, और जो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसका भी पोजीशन वेक्टर वो आपको दिया रहेगा, और तब आपको पूछ लेगा आपसे कि कितना उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो घबराना नहीं है, डिस्टेंस कितना होगा तब, दो दो पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, अगर सो पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट, और उसका अगर आप मॉड ले लेंगे तो उसका वो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हमें डिस्टेंस से ही मतलब है, तो इसीलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो सीधा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n Qi by, ये डिस्टेंस में देखिए ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, माइनस पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज होगा, उसका मॉड यहाँ ले लिया। ठीक है, ये बात वही हो रही है कि मान लीजिए आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, आर ए इसका है पोजीशन वेक्टर और आर बी इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आपसे प्रश्न है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा तो ये सिंपली हो जाएगा आर बी माइनस आर ए मॉड, ये डिस्टेंस होता है दोनों के बीच के, ठीक है। एनीवे तो वही काम हमने यहाँ किया है ना। तो अभी हमने एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस जो है उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे वो कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि आपको आज अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा है आज की क्लास में वो समझ में आया होगा।
अब फटाफट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर of side √2 meter having charges 100 microcoulomb, -50 microcoulomb, 20 microcoulomb and -60 microcoulomb at the four corners of the square। क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके चार स्क्वायर में कितने चार कॉर्नर होते हैं, तो चारों कॉर्नर पे ये सारे पॉइंट चार्ज प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो उस आ, उस स्क्वायर के सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो चलिए हम एक ड्राइंग कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स में जब इस तरह के क्वेश्चंस आए, मैं कई बार कह चुका हूं, तो आप सबसे पहले एक ड्राइंग बना दीजिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस टू ड्रॉ। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, तो आप इस चीज को लेके अपना देख लीजिएगा। अब इस पे हर एक पॉइंट पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि देखिए ए बी सी और डी, ये चार इसके कॉर्नर्स हैं। चारों पे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे है कितना है, अभी मैं Q1 Q2 कर देता हूँ। Q1 Q2 Q3 और Q4 यहाँ पे है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसके सेंटर में कितना, सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस जो होगा, उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इस पॉइंट पे Q1 के कारण कितना पोटेंशियल होगा, प्लस इसी सेम पॉइंट पे Q2 के कारण कितना पोटेंशियल होगा, इसी सेम पॉइंट पे Q3 के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इसी सेम पॉइंट पे Q4 के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इन चारों चीजों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको नेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें सेंटर ऑफ द स्क्वायर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये मैंने यहाँ लिखा, ये R1 है ना, या RA लिख देता हूँ, जो भी है। ठीक है, उसी प्रकार से ये RB है, ये RC है और ये RD है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए सेंटर है, तो इसको मैंने कह दिया कि O है। ठीक है, तो O पॉइंट पे हमें पूछा गया है कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इज इक्वल टू V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू A प्लस VB प्लस VC प्लस VD। आई होप कि आपको ये सारे सिंबल समझ में अभी तक आ गए होंगे कि VA डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1 एट A। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट B। सिमिलरली VC एंड VD। तो VA कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by RA। VB कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by RB। सिमिलरली VC कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 by RC। और VD कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 by RD। ठीक है, अब यहां से हम यहां तक तो हम आ गए। हमें Q1, देखिए इन सारे इक्वेशंस में हमें Q1 Q2 Q3 Q4 भी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, बट हमें RA RB RC और RD नहीं पता है डिस्टेंस। ये कहाँ से मिलेगा हमें, तो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पहली बात की ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्क्वायर है, और यहाँ हमें एक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में और दी गई है कि स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ √2 मीटर है। यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ कि ये साइड आपका √2 मीटर लेंथ का है, ये भी √2 मीटर लेंथ का है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है, ये भी √2 मीटर है और ये भी √2 मीटर है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अपनी मैथमेटिक्स में कि स्क्वायर का जो सेंटर होता है, स्क्वायर का जो सेंटर होता है वो उसके किसी भी डायगोनल का हाफ होता है। मतलब ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है, इसका जो हाफ होगा वो ही उसका सेंटर होगा।
तो डायगोनल आप पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनल आपको पता है कि डायगोनल स्क्वायर, आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए बी सी देखिए, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में आप देख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर, यानी कि जो डायगोनल है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ ठीक से लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना है, सॉरी मतलब ए बी कितना है, √2 है ना, तो √2 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी कितना है, ये बी सी, ये भी √2 है ना, तो ये भी √2 है आपका, ये भी √2 था और ये भी √2 है। तो अगेन √2 स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो आपको ए सी स्क्वायर मिल गया, देयर फोर ए सी स्क्वायर आपको मिल गया, देयर फोर ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। +- 2 होगा, लेकिन -2 लेंथ का कोई मतलब नहीं, -2 डायमीटर के साइज का कोई भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हमने प्लस वाली ले ली, तो हमें ए सी मिल गया, यानी कि ये जो डायमीटर की लेंथ है ये मिल गई हमें कि 2 मीटर है। अगर ये 2 मीटर है तो इसका हाफ कितना होगा, हाफ आपका 1 मीटर होगा, यानी कि पॉइंट ओ से हर एक कॉर्नर की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो अब आपको आर ए, आर बी, आर सी, आर डी सब मिल गया और सबके सब 1 मीटर के बराबर है। तो उस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 मीटर है, देयर फोर, ठीक से लिख दू, देयर फोर, एक सेकेंड, देयर फोर आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर डी इक्वल टू 1 मीटर। ये सारे के सारे 1 मीटर के बराबर हो गए। देयर फोर बी एट ओ, कहाँ था हमारा एक्सप्रेशन, ये वाला, इस वाले एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए। इसके पहले एक और सिंप्लीफाइंग स्टेप आप ले सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/RA था, तो RA 1 है तो ये 1 हो गया, प्लस Q2/1 प्लस Q3/1 प्लस Q4/1। अब Q1, Q2, Q3, Q4 आपको पता है, और यहाँ अंतर नहीं पड़ता है कि किसको आपने Q1 माना किसको Q2 माना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस ऑर्डर में दिया गया हम वही ले लेंगे। मान लीजिए 100 माइक्रोकूलम, 50, -50, 20 और -60, प्लस माइनस का बस आपको ध्यान रखना है। तो ये है 9 × 10⁹, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये चीज 9 × 10⁹ है, इंटू Q1 कितना है, मान लीजिए 100 है ना, 100 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम, चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूँ पहले, तो 100 × 10⁻⁻6 है ना, प्लस Q2 एक दूसरा चार्ज कितना था, सभी माइक्रोकूलम में है, और 100 -50 प्लस 20 और -60 है, तो 50 और 60 जो है निगेटिव है और 20 पॉजिटिव है। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ, -50 × 10⁻⁻6 प्लस 20 × 10⁻⁻6 और प्लस -60 × 10⁻⁻6, ये इतना ये हो गया। अब देखिए आप जो है 10⁻⁻6 को भी कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻6 और 100 -50 प्लस 20 -60, ये आ गया आपका, इज इक्वल टू, ये देखिए 10⁻9 × 10⁻6, ये हो जाएगा 9 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻3 इंटू 100 प्लस 20, 120 और ये -110, तो ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 × 10⁻4। और हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वोल्टेज, देयरफॉर इट विल बी वोल्ट, देयरफॉर
voltage at the center of the square, I mean voltage means electric potential at the center of the coil is 9 into 10 to the power 4 volt. तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि दिए गए, सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब आप एग्जामिनेशंस में लिखे तो अपने आंसर्स को कंप्लीट हमेशा कीजिएगा. Therefore, एक सेकंड. Therefore, the electric potential at the center of the square is 9 into 10 to the power 4 volt. ये आपका यहाँ पे हो गया सॉल्व. तो आई होप कि आज जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा. हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. देन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा. फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा. और फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कितना होगा. ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा. और फ्यूचर में आपको पता ही होगा कि मैं जो है इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ. जो एक अलग से वीडियो ही मैं डाल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. रेगुलर इंटरवल्स पे वो वीडियोस आ रही हैं, आप जरूर उन वीडियोस को भी देखिए. उसमें मैं एक एक वीडियो में किसी एक टॉपिक को कवर न करके 2-3 टॉपिक्स को कवर करता हूँ. तो है ना, तो आपका अगर आप साथ साथ चलेंगे इन वीडियोस के, ये जो अभी लेक्चर वीडियोस हैं, और इसको भी फॉलो करेंगे और साथ में उस वाले सीरीज को भी फॉलो करेंगे, तो आपको रिवीजन को लास्ट तक टालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आप साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हैं, क्योंकि रह के कुछ ना कुछ कंसेप्ट वापस आते रहेंगे हर वीडियो में, है ना. हम लोग आगे भी बहुत बढ़ जाएंगे. सपोज कीजिए हम लोग मैग्नेटिज्म तक भी पहुंच जाएंगे, जब तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस वापस आएंगे, है ना. तो आपको अंत तक की जरूरत नहीं पड़ेगी वेट करने की. आप हर समय रिवीजन वाले मोड में ही रहेंगे, तो कुछ कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. ये मुझे लगता है कि सही तरीका है पढ़ने का, रादर देन कि आप एक बार में पहले पढ़ाई कीजिए और फिर टालते रहिए एंड में कि मैं रिवाइज करूंगा. ऐसे ऐसे करने से काफी स्ट्रेस पड़ता है. इसलिए बेटर है कि आप साथ साथ रिवाइज भी करते चलिए. डेली एक ही प्रॉब्लम कीजिए या डेली 2 ही प्रॉब्लम कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेमिना, लेकिन कीजिए जरूर प्रॉब्लम. इससे आपका न्यूमेरिकल करने से, मैं लगभग हर वीडियो में अपने कह रहा हूँ ये बात, कि न्यूमेरिकल करने से सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वो सिर्फ मैथमेटिक्स है. आपका फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, और आप ना सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में बल्कि अपने कॉम्पिटिशन्स में भी आप कम से कम गलतियां करेंगे. इसलिए अधिक से अधिक न्यूमेरिकल करना आवश्यक है. तो एनीवे, आई होप कि आपको आज के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे. और आई होप कि आप जो इस चैनल पे वीडियोज अपलोड हो रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करते होंगे. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी जरूर कीजिए. और यदि आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कर दीजिए वीडियो को. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा. Thank you very much, and take care and good luck for your studies.